पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंचल अपने और सम्राट के बारे में न्यूज में ये सब सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो धम से वहीं जमीन पर बैठ जाती है। सम्राट उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, मुझे सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं। सारी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। क्या तुम्हें भी यही लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने करवाया है? वो अपने सर्द आवाज में चंचल की आंखों में देखते हुए बोलता है। चंचल भी उसकी आंखों में देखते हुए अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, जिंदगी में पहली बार दिल ने किसी पर भरोसा करने के लिए कहा है। अब उस भरोसे पर सवाल उठाना मतलब अपमान करना है। ये कहते हुए वो वापस अपनी नजरें झुका लेती है। तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत करना ही होता तो कब के कर चुके होते। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सम्राट के होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखर जाती है। पर एक बात और कहूँ, चंचल ने फिर से कहा, जिस तरह मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकते, उसी तरह मुझे अपने भाई पर भी पूरा भरोसा है कि वो भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये सुनते ही सम्राट की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है और पास खड़े रोहन को भी बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो कंट्रोल नहीं रख पाता और तपाक से बोलता है, अच्छा ये सब तुम्हारे भाई ने नहीं किया तो फिर किसने किया? देखा नहीं तुमने आरोही मैडम की क्या हालत हो गई है? वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल रहा था। सम्राट अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवाता है और फिर एक नजर चंचल की तरफ देखता है और फिर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है। रोहन भी उसके पीछे पीछे। सम्राट अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोला, पता लगाओ कि ये किसकी हरकत है। सबसे पहले ये न्यूज किस चैनल पर आई थी। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं वहां से। दूसरी तरफ समीर भी जमकर एक्सरसाइज कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। हालांकि उसे बेहद तकलीफ तो हो रही थी, पर अब उसे जल्दी से जल्दी वापस जाना था। यहाँ तनु को तो पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो कितनी बार सुमेर को फोन करती है पर वो उसका फोन नहीं उठाता। अब सुबह होने के साथ ही वो फिर से उसे फोन करती है। सुमेर जो कि आराम से सिगरेट के कश भर रहा था, तनु का नंबर देकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेचारी, आगे चलकर इसके साथ क्या क्या होने वाला है इसे क्या पता। वो अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए फोन उठाता है। हेलो बेबी, सॉरी वो मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, तनु ने झल्लाते हुए कहा। ये सब छोड़ो और बताओ कि चंचल का किडनैप हो गया है। ये बात तुमने मीडिया में क्यों बताया? तुम्हें पता है ऐसा करने से कितना हंगामा हो गया है घर में। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुमेन ने कहा, कुछ नहीं होगा बेबी, मुझ पर भरोसा रखो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। तनु ने नासमझी से पूछा, मेरे लिए? मतलब? अरे बाबा, तुम टेंशन मत लो, बस देखती जाओ कि मैं कैसे चंचल को उस सम्राट की कैद से आजाद करवाता हूँ और फिर तुम्हारे प्यारे दादा से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। सुमेर एक बार फिर तनु को अपनी बातों में फंसा लेता है। तनु ने खुश होते हुए कहा, सच में? सुमेर आंखें बंद करता है और चंचल का चेहरा याद करते हुए, हाँ मेरी जान, बहुत ही जल्द तुम मेरी बाहों में होगी। इसके बाद दोनों ही फोन कट कर देते हैं। सुमेर के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो तनु को खत्म करने का सोच रहा था, तो वहीं तनु उसके साथ शादी के सपने देख रही थी। दूसरी तरफ सम्राट और रोहन अपने अपने खबरियों को लगा देते हैं, ये पता करने के लिए कि ये बात किसने फैलाई। तभी रोहन के फोन पर किसी का फोन आता है। रोहन ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या खबर है? उस आदमी को पकड़ लिया है, वो कुछ भी बता नहीं रहा। रोहन ने कहा, फार्म हाउस लेकर पहुंचो उसे, हम अभी वहां आते हैं। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। सर, जिसके चैनल पर सबसे पहले ये खबर दिखाई गई थी
उसे पकड़ लिया गया है। फार्म हाउस पर लेकर आ रहे हैं उसको, रोहन ने कहा तो सम्राट की आंखों में खून उतर आता है। वो कुछ बोले बिना गाड़ी फार्म हाउस की तरफ मोड़ देता है। इधर चंचल किचन में थी, उसे पता नहीं क्यों उसका दिल बैठा जा रहा था। कुछ अजीब सा लग रहा था उसे, वो किसी से कह नहीं पा रही थी। शोभाजी आरोही को देखने अस्पताल चली गई थी। चाय खोलकर बाहर निकलने की तैयारी पर था, पर चंचल को कोई होश नहीं था। इतने में आरती जी जल्दी से आकर गैस बंद करते हुए कहा, अरे चंचल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी चाय गिर जाती तो। क्या हुआ है तुझे? चंचल ने कहा, पता नहीं आंटी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक घबराहट सी हो रही है। क्या कहूँ बेटा, हालात ही कुछ ऐसे है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान जाने आगे क्या होगा, पर तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ले चाय पी, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो उसके हाथ में चाय का कप रखते हुए बोलती है। चंचल चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली जाती है, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो कप को साइड में रख देती है, परेशान होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वो चाय नहीं पीती। इधर गुस्से से भरा सम्राट अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है, जहां पहले से ही उसके आदमी उस आदमी को पकड़ कर रखे थे। सम्राट की गाड़ी फार्म हाउस के अंदर जाती है। वो गाड़ी से उतरता है, अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए अंदर जाता है और रोहन उसके पीछे पीछे। अगले ही पल वो दोनों एक कमरे में थे। सम्राट अपने अंदाज में सोफे पर बैठा था। चेहरे पर गुस्सा था, भयानक गुस्सा। आंखों में अंगारे, एक हाथ में पिस्तौल तो दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट। उसके सामने बैठा आदमी डर के मारे कांप रहा था। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बार बार उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर रही थी, जिसे वो अपने रुमाल से साफ कर रहा था। गला सूख रहा था उसका। सम्राट सिगरेट के कश भरते हुए बोला, तुझे पता है ना कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे। घबराहट में वो आदमी बोलता है। सम्राट के चेहरे के भाव और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पीछे खड़ा रोहन उस आदमी के पास जाता है, उसके जबड़े को दबाते हुए बोला, अब तो खुद बोलेगा या हम दूसरा तरीका अपनाएं? उस आदमी को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, वो खबर कैसे और किसने मेरे चैनल को दी, मैं तो खुद ही हैरान हूँ। ये सुनते ही सम्राट खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारता है, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। सम्राट ने इतनी जोर से मारा था कि उसे दिन में ही तारे नजर आ गए थे। उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा था। वो आदमी जहां गिरा था, वहीं सम्राट का एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में चाकू था। वो आदमी लपक कर उस चाकू को खींच लेता है और तेजी से सम्राट पर हमला कर देता है। बिना देर किए वो चाकू उसके कंधे पर वार करता है। चाकू काफी गहरा लगा था सम्राट को। उसका पूरा कंधा खून से भर गया था, पर मजाल है कि उसने उफ तक किया हो। सम्राट अपने दूसरे हाथ से उस आदमी को दूर धकेलता है और इसी के साथ उसके आदमी और रोहन टूट पड़ते हैं उस पर। सम्राट के कंधे से खून रिस रहा था, पर अपनी उसे कोई परवाह नहीं। उसके आदमियों ने मार मार कर उसे अधमरा कर दिया था। सम्राट सबको रोकता है, खुद उठकर उसके पास जाता है, उसे उसके बालों से पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, तेरे चैनल पर तेरी परमिशन के बिना न्यूज कैसे दिखाई गई? बताता हूँ बताता हूँ, वो हाँफते हुए बोलता है। वो मेरे चैनल के लिए खबरें लेकर आता है, रुस्तम वहीं काम करता है। ये खबर भी मेरे लिए वहीं लेकर आया था। मुझे भी टीआरपी का लालच आ गया तो मैंने भी परमिशन दे दी, ये सोचे समझे बिना कि इस खबर से एक लड़की की जिंदगी जुड़ी हुई है। उसकी इज्जत का तमाशा बनाते हुए एक बार भी नहीं सोचा तूने? सम्राट उस पर गरजते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। सम्राट अपनी गन उसके माथे पर पॉइंट करते हुए पूछा, कहाँ मिलेगा वो? वो आदमी जल्दी से उसे रुस्तम का पता बता देता है और
इसी के साथ सम्राट अपनी गन पीछे करता है। अपने आदमियों से कहा, उठाकर फेंक दो इसे बाहर और रुस्तम को लेकर आओ। वो आदमी अपनी जी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सब आदमी रुस्तम के घर की तरफ चले जाते हैं। सम्राट एक और सिगरेट अपने होठों पर दबा लेता है। रोहन ने कहा, सर, बहुत खून बह रहा है आपके कंधे से। पर सम्राट का ध्यान तो कहीं और था। उसने सिगरेट के कश भरते हुए बोला, एक बात तुमने नोटिस किया रोहन? उसकी तरफ देखते हुए रोहन बोलता है, कौन सी बात सर? सम्राट खिड़की के पास जाते हुए बोला, मेरी फोटो तो कहीं से भी आसानी से मिल सकती है, पर बात यह है कि चंचल की फोटो कहाँ से मिली उसे, जबकि रणबीर ने तो चंचल को हमेशा छुपा कर रखता था। ये सुनकर रोहन के कान खड़े हो गए। मतलब उसके घर का ही कोई सदस्य है जिसने चंचल की तस्वीर किसी को दी है। करेक्ट, उसी का पता लगाना है हमें। सम्राट कुछ सोचते हुए बोलता है। सम्राट के आदमी रुस्तम के घर जाते हैं, पर रुस्तम तब तक वहां से भाग चुका था। सम्राट के आदमी लग गए थे उसकी तलाश में। दिन बीत जाता है, शाम होती है। पूरा दिन सम्राट घर नहीं आया था और पूरा दिन चंचल को बेचैनी घेरे रहती है। शोभा जी अभी तक अस्पताल से वापस नहीं आई थी। आरती जी स्टोर रूम की साफ सफाई कर रही थी। चंचल टेबल पर खाना लगा रही थी। ठीक उसी वक्त सम्राट खून से लथपथ घर आता है। उसकी पूरी कमीज खून से भरी हुई थी। ये देखकर चंचल का दिल दहल जाता है। उसे देखते ही वो घबरा जाती है, उसकी तरफ दौड़ती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। सम्राट के करीब जाकर वो कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाती है, पर सम्राट ने बीच में ही कहा, आदत डाल लो ये खून खराबा देखने की। चंचल अपनी गर्दन झुकाते हुए बोली, खून खराबा तो बचपन से देखती आ रही हूँ। देखती आ रही हो तो फिर भी तुम्हारा दिल मजबूत नहीं हुआ? हर किसी को देखकर आंसू बहाने लगती हो। सम्राट अपनी सर्द आवाज में बोलता है। चंचल नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, हर किसी के लिए नहीं है ये आंसू। इतना कहकर वो उसके लिए पानी लेने के लिए जाने लगती है। तो फिर मेरे लिए ये स्पेशलिटी क्यों? ये कहते हुए सम्राट उसकी कलाई पकड़ लेता है। चंचल का दिल धक सा रह जाता है। सम्राट ऐसा कुछ करेगा, इस चीज की उम्मीद नहीं थी उसे। सम्राट के छूने से वो शिहर उठी, उसका दिल धक धक करने लगा। सम्राट सोफे से उठता है, उसके करीब जाते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। चंचल की तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी और सम्राट की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, जवाब दो। पता नहीं। चंचल जो मन में आया बस बोल देती है। ये बात अलग थी कि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। उसके जवाब पर सम्राट मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर चेहरे से पता नहीं चलने देता। पता नहीं ये कैसा जवाब है? वो जानबूझकर चंचल को तंग करते हुए बोलता है। चंचल की हालत खराब हो रही थी, ऊपर से सम्राट उसकी कलाई नहीं छोड़ रहा था। अब नहीं पता तो नहीं पता, छोड़िए मुझे। वो अपनी कलाई छुड़वाते हुए बोलती है, वहां से जाने लगती है। सम्राट ने पीछे से कहा, बेशे जब तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। चंचल के होठों पर मुस्कान बिखर जाता है। वो समझ जाती है कि सम्राट उसे तंग कर रहा है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो वापस मुड़ी और उसके सामने आकर बोली, बेशे अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम भी तो मुझे स्पेशल फील करवा रहे हो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? सम्राट हल्का सा मुस्कुराता है। अगले ही पल वो अपना एक हाथ चंचल की कमर पर रखकर उसे अपने करीब करता है। चंचल की हालत खराब हो जाती है। सम्राट उसकी आंखों में देखते हुए अपने ही अंदाज में बोला, तुम जिंदगी में आ तो गए हो, मगर ख्याल रखना, हम जान दे देंगे मगर जाने नहीं देंगे। शर्म से चंचल के गाल गुलाबी हो जाते हैं और एक मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर जाती है। सम्राट कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल गया था। चंचल की धड़कनें बढ़ गई थी उसके जवाब से।
सम्राट आहिस्ता से उससे दूर होता है और अपने कमरे में जाते हुए बोला, वैसे जब तुम्हें तुम्हारे पता नहीं का जवाब मिल जाए तो मुझे भी जरूर बता देना। इंतजार रहेगा मुझे उस पल का। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और जाते जाते छोड़ जाता है चंचल के होठों पर बड़ी सी मुस्कान। तभी आरती जी बाहर आते हैं, चंचल को मुस्कुराता हुआ देखते हैं। आज पहली बार उन्होंने चंचल को ऐसे खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। वो तुरंत उनके पास आते हैं, प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, ऐसे ही खुश रहा करो। आज पहली बार तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है। जिसने भी तेरे चेहरे पर ये मुस्कान लाई है उसे जिंदगी की हर खुशी मिले, वरना उस घर में तो। ये कहते हुए वो चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इससे पहले कि चंचल भी वहां से जाती, सम्राट के कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आती है। चंचल के कदम सम्राट के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हवेली में टीवी में अभी भी ये सब कुछ दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर रणवीर का दिमाग फटा जा रहा था। मीडिया वालों ने, उसकी जान पहचान के लोगों ने, जहां तक उसका उठना बैठना है, सब जगह से एक ही सवाल, आपने अपनी बड़ी पोती को अब तक छुपाकर क्यों रखा था? क्यों नहीं उसे दुनिया के सामने आने दिया? ये सुनकर रणवीर पक चुका था। कहाँ तो उसने चंचल के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने दिया। उसे तो ये था कि जायदाद अपने नाम करवाकर वो उसे मार देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर अब सब कुछ गड़बड़ हो गया। चंचल दुनिया वालों के सामने आ गई और इस तरह से सामने आई कि अब उसे जान से मारना इतना आसान नहीं। गुस्से से भरा वो ये सब सोच रहा था, तभी करुणा जी उसके सामने खाने की थाली लाकर रखती है, लो खाना खा लो। वो अभी बोल ही रही थी कि रणवीर ने खाने की थाली को हाथ मारकर दूर करते हुए कहा, तुम लोग इतने चैन से कैसे रह सकते हो? यहाँ मेरी भूख प्यास सब उड़ गई है और तुमने ये पकवान बना रखे हैं। कुछ तो शर्म करो, पूरे शहर में हमारी बदनामी हो रही है। करुणा जी ने तपाक से कहा, तो हमारी वजह से बदनामी थोड़ी ना हो रही है, ये तो सब उस सम्राट की वजह से हो रहा है। हम पर मत चिल्लाओ, जाकर उसका गला पकड़ो। एक तो सारा दिन घर पर काम करो, खाना बनाओ, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। बड़बड़ करते हुए वो वापस चली जाती है। अपने कमरे में बैठी तनु सब कुछ सुन रही थी मन ही मन। जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो सुमेर, उसे बहुत डर लग रहा था। इधर सुमेर शराब के नशे में धुत अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसके आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब सम्राट चंचल के करीब गया। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। अब तक तो चंचल और सम्राट में दरार पड़ गई होगी। सबकी तरह चंचल को भी यही लग रहा होगा कि ये सब कुछ सम्राट ने किया है। कितनी बदनामी करवा दी बेचारी की। अब तो वो किसी का शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। मन ही मन अपनी जीत पर इतराते हुए वो ये सब कुछ सोच रहा था, पर उसे नहीं पता था कि सम्राट और चंचल में दरार आना तो दूर, वो दोनों तो और भी करीब आ गए थे। सुमेर की चाल उल्टी पड़ गई थी। इधर सम्राट के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर चंचल के कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। चंचल देखती है कि सम्राट ने अपने खून से सने कमीज उतारकर एक तरफ फेंक दिया है और वो अपने जख्म को साफ करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे हो नहीं रहा और इसी चक्कर में टेबल पर रखा फूलदान नीचे गिर गया है। चंचल के कदम सम्राट की तरफ बढ़ जाते हैं। सम्राट को इस बात का पता नहीं चलता। चंचल सम्राट के सामने जाती है, उसके हाथ से कॉटन लेते हुए। जब कोई काम खुद से ना हो तो किसी से कह देना चाहिए। ये कहते हुए वो कॉटन से डिटेल लगाकर उसके जख्म को साफ करने लगती है। वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती, जबकि सम्राट तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। चंचल उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी, तो सम्राट ने जानबूझकर ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। ज्यादा नाटक मत करो,
मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। इतना कहकर वो उसके जख्म पर दवाई लगाने लगती है। उसकी बात पर सम्राट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शैतान, वो उसे छेड़ते हुए बोला। चंचल के होठों पर दबी दबी मुस्कान तैर जाती है। वो उसकी चोट पर पट्टी करते हुए बोली, शैतान के साथ रहना हो तो शैतान बनना ही पड़ता है। ये सुनते ही सम्राट अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, मतलब मैं शैतान हूँ? मैंने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं। अब तुम खुद को शैतान मानते हो तो मैं क्या करूं? कहकर वो बाहर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाती है। दोनों की धड़कनें शोर कर रही थी। सम्राट उसे ही देख रहा था। दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान बिखरी हुई थी। सुमेर की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों अलग नहीं हुए, बल्कि शुरुआत हो चुकी थी दोनों के दिल में बेपनाह मोहब्बत की। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।